जनता तो भीड़ है और भीड़ तंत्र है। जनता तो भीड़ है और भीड़ तंत्र है। हालांकि मैं 48 वर्ष से लगभग 5 दशक से गोरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में और भरतपुर में पूरे मेवात में मैंने हिंदू चौकियां गोरक्षा चौकियां बनाई हुई है। पूरे मेवात में मैंने हिंदू चौकियां गोरक्षा चौकियां बनाई हुई है। पुलिस चौकियां उतना कारगर नहीं है, मैं कहूंगा। हालांकि हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने 6 पुलिस चौकियां गोरक्षा के लिए बनाई है, लेकिन उनसे ज्यादा वहां 2-3 सिपाही हैं और वो ट्रक में पत्थर भर के लाते हैं गौ तस्कर। अब वहां जो ये 3 गाड़ियां पकड़ी, जनता में रोष हुआ। रोषने में जनता ने उनके साथ मारपीट की है। टीवी चैनलों के अनुसार कोई बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा मारपीट नहीं है, जैसा मैंने देखा। मैं मौके पर नहीं था, मैं तो कल गया, पर ये घटना परसों की। जब आपके पत्रकार बंधुओं ने पूछा तो मैंने कहा ये पुलिस प्रशासन का काम है और ये डॉक्टरों का काम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें और ये पुलिस प्रशासन का काम है कि उस रिपोर्ट को देखें कि वो मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, दहशत में हुई है या हार्ट अटैक कारण हुई है। और जनता ने पीटना नहीं चाहिए, इस बात के लिए हम क्यों कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो हिंदू चौकियां बने उन सबको इंस्ट्रक्शन मैंने दिया हुआ है कि गौ तस्करों से किसी तरह की वारदात नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करना। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। और इसलिए स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान पिछले साल का है। गौरक्षा या गौ हत्या के संदर्भ में 2-2.5 साल में जितनी भी बहसें हुई हैं देश में, चैनलों पर, अखबारों में, उनमें सरकार की तरफ से सबसे बड़ा और प्रामाणिक बयान यही है कि 70-80% गौरक्षक फर्जी निकल सकते हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री अब भी अपनी इस राय पर कायम होंगे। हमें यह नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री की इस अपील का राज्य सरकारों पर क्या असर पड़ा। कम से कम मौजूदा विवाद के संदर्भ में राजस्थान के गृह मंत्री बता सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील पर फर्जी गौरक्षकों या गौरक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों की कोई फाइल बनाई है या नहीं। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी ही बता सकते हैं कि हिंदू चौकी क्या है, ये किस कानून से बना है, हिंदू चौकी का दारोगा कौन है, एसएसपी कौन है, एसपी कौन है, आईजी कौन है, डीआईजी कौन है और डीजीपी कौन है। हिंदू चौकी का ये जो गृह मंत्री है वो कौन है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अलवर से बीजेपी के लोकप्रिय विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने कहा है। जनता तो भीड़ है और भीड़ तंत्र है। हालांकि मैं 48 वर्ष से लगभग 5 दशक से गोरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा हूं।
मेरे क्षेत्र में और भरतपुर में, पूरे मेवात में मैंने हिंदू चौकियां, गौ रक्षा चौकियां बनाई हुई है। पुलिस चौकियां उतना कारगर नहीं है, मैं कहूंगा। हालांकि हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने 6 पुलिस चौकियां गौ रक्षा के लिए बनाई है, लेकिन उनसे ज्यादा वहां 2-3 सिपाही हैं और वो ट्रक में पत्थर भर के लाते हैं गौ तस्कर। अब वहां जो ये 3 गाड़ियां पकड़ी, जनता में रोष हुआ, रोषने में जनता ने उनके साथ मारपीट की है। टीवी चैनलों के अनुसार कोई बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा मारपीट नहीं है, जैसा मैंने देखा। मैं मौके पर नहीं था, मैं तो कल गया, पर ये घटना परसों की है। जब आपके पत्रकार बंधु ने पूछा तो मैंने कहा ये पुलिस प्रशासन का काम है और ये डॉक्टरों का काम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें, और ये पुलिस प्रशासन का काम है कि उस रिपोर्ट को देखें कि वो मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, दहशत में हुई है या हार्ट अटैक के कारण हुई है। और जनता ने पीटना नहीं चाहिए, इस बात के लिए हम हैं, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो हिंदू चौकियां बने हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन मैंने दिया हुआ है कि गौ तस्करों से किसी तरह की वारदात नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करना है। ये हिंदू चौकियां किस कानून से बनी है? ये हिंदू नाम रख लेना ही अपने आप में कानून है। जनता तो भीड़ है और भीड़ तंत्र है। ये सुनकर लगेगा कि आहूजा जी जनता को भड़का रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बस यही कहा है कि जनता तो भीड़ है और भीड़ तंत्र है। बल्कि आहूजा जी की इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने यह भी कहा है कि जनता को पीटना नहीं चाहिए, ऐसी बात के लिए कानून है। इस गरिमामयी बयान के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहाँ जो हिंदू चौकियां बनी हैं उन सबको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि गौ तस्करों से किसी तरह की मारपीट नहीं करनी है, उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देना है। इसके लिए भी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। वो प्रशंसा जो भूरी भूरी ना हो वो प्रशंसा नहीं होती है। ये उनके बयान का सकारात्मक पहलू है। लेकिन हिंदू चौकियों की बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या अलवर पुलिस को हिंदू चौकियों की जानकारी है कि पूरे मेवात में, भरतपुर इलाके में ऐसी चौकियां बनी हैं? मेवात हरियाणा में है, अलवर राजस्थान में है। अलवर के विधायक ने हरियाणा के मेवात में हिंदू चौकियां क्यों बनवाई हैं? क्या हरियाणा सरकार को हिंदू चौकियों की जानकारी है? ये सब सवाल बनते हैं। आहूजा जी ने जो कहा उसे कम से कम राजस्थान पुलिस को गंभीरता से लेना ही चाहिए। ना भी ले तो कम से कम अपनी कमियों को तो दूर करना चाहिए। अगर राजस्थान पुलिस अच्छा काम कर रही होती तो हिंदू चौकी बनाने की शायद नौबत नहीं आती। आप सुन ही रहे थे उन्हें। एक बार फिर से बता रहा हूं कि आहूजा जी ने कहा है कि पूरे मेवात में मैंने हिंदू चौकियां और गौ रक्षा चौक बनाए हैं। पुलिस चौकियां इतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं। ये अपने गृह मंत्री को भी एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आहूजा जी ने अपने इस बयान में कहा है कि गृह मंत्री ने 6 पुलिस चौकियां गौ रक्षा के लिए बनाई जो अच्छा काम नहीं कर रही हैं। गौ रक्षा के लिए बनी पुलिस चौकियों की हमें कोई जानकारी नहीं है, ये हमारी कमी है। कम से कम हिंदू चौकी और गौ रक्षा के लिए बनी पुलिस चौकियों के बीच तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी हमारी तरफ से। अब एक सवाल आपसे भी है और खुद से भी है, और हम सब की आस्था गाय में बहुत आस्था है। बहुतों की गाय में वैसे ही आस्था नहीं है जैसे हमारी है। गाय में आस्था होना और उसकी पूजा करना, श्रद्धा रखना बिल्कुल ठीक और अच्छी बात है। आस्था तो अन्य कई चीजों में भी है, तो क्या उसके लिए हम किसी भीड़ को अनुमति दे सकते हैं कि वो रक्षा करे? इतनी बहस हुई है राज्य दर राज्य, केंद्र स्तर पर भी सबके बयान आ गए, रैलियां हो गई, इसके बाद भी भीड़ का हौसला क्यों नहीं थम रहा है? अगर आप गौ रक्षा के नाम पर मार दिए गए पहलू खान की मौत से कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं, कोई करुणा नहीं है, तो मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। पहलू खान के बच्चों के प्रति कोई अफसोस नहीं है तो उससे भी परेशानी नहीं है। लेकिन इन लोगों के प्रति तो आपको चिंता होनी चाहिए जो मार रहे हैं। गुस्से में हो सकता है कि इनका खुद पर बस ना रहा हो। मरने वाला तो एक ही है, मगर मारने वाले 2, 4 और 200 तक बताए गए हैं। तो क्या आप इस बात से चिंतित नहीं हैं? भीड़ में किसी के हाथ खून से रंग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या आप इन लोगों के प्रति चिंतित नहीं होंगे? क्या आपकी सहानुभूति इन गौ रक्षकों से नहीं है, जो नौजवान हैं, जो आपके घर के हो सकते हैं, जो आपका कोई सगा भी हो सकता है? लेकिन एक सवाल है, भीड़ में कौन है? ये हमारे नहीं है तो कौन है? अगर इनके सर खून का इल्जाम आता है तो क्या ये अच्छी बात है? मान लीजिए किसी और घटना में ऐसी ही कोई भीड़ से हत्या हो जाती है, भले ही पुलिस और राजनीति उन्हें बचा ले, लेकिन क्या आप उन्हें अपने बीच स्वीकार कर पाएंगे कि ये किसी की हत्या करके लौटे हैं? क्या गौ रक्षा के नाम पर बन रही भीड़ के साथ खड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसी घटना के बाद
नौजवानों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, समाज पर क्या असर पड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें रातों को नींद नहीं आती होगी। हत्या का गुनाह कभी न कभी जिंदगी में लौट कर आता है, परेशान करता ही होगा। इसलिए हमें हिंसक भीड़ के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कौन है। इस भीड़ में हमारे ही बीच का कोई हो सकता है। जोश और जुनून में टोका टोकी, बहसबाजी यहां तक ठीक है, लेकिन उससे आगे जाकर किसी को उतारकर मारना, पीटना और दौड़ाना, एक बुजुर्ग को ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि मर ही जाए, मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको इस भीड़ का इसलिए विरोध करना चाहिए क्योंकि इस तरह कानून अपने हाथ में लेने से कोई हत्यारा बन सकता है। ऐसे लोगों का राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, एक नहीं लाखों उदाहरण है। उन्हें आज के दिन बहादुर कहा जाएगा, जांबाज कहा जाएगा। फिर जब गौ रक्षा का टॉपिक राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा, बेरोजगारी, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल ऊपर आ जाएंगे, तो यही राजनीतिक दल इन गौ रक्षकों को छोड़ देंगे। इन नौजवानों का जीवन तब तक बर्बाद हो चुका होगा। हां, अगर इन्हें गाय की सेवा करनी है तो बिल्कुल इन नौजवानों का साथ देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, वो सेवा जो प्रधानमंत्री ने इनके लिए कही है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। प्रधानमंत्री की चंद महीने पुरानी इस बात के संदर्भ में ही मैंने अपनी बात कही। अब तय आपको करना है कि आपके प्रिय प्रधानमंत्री की बात सही है, मेरी बात सही है या उस भीड़ की बात सही है। एक बार आप ये तय कर लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप पहलू खान की मौत पर शर्मिंदा होंगे। जो भी निंदा करने आएगा वो अगर मगर का सहारा लेकर इस भीड़ के साथ खड़ा नहीं हो सकेगा। फिर अलवर के एसपी राहुल प्रकाश ने कहा कि गौ तस्कर थे ये लोग या नहीं थे, इससे मारपीट करने वालों का दोष कम नहीं होता। जिन लोगों ने मारपीट की है वे अब 302 के तहत हमारे लिए मुलजिम हैं। ये एसपी का बयान है। क्या आप गौ रक्षा के नाम पर नौजवानों की टोली को 302 यानी हत्या का मुलजिम बनाने का समर्थन कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कोई इनके जीवन से खेल रहा है? अगर हम लोग समग्र रूप से देखें तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि पुलिस की कार्रवाई त्वरित थी और पुलिस का मुख्य उद्देश्य उस वक्त जो घायल थे उनके जीवन की रक्षा करना था। शुरू में पुलिस के पास ये सूचना मिली कि 4 गाड़ियों में गाय लेके गोतस्कर जा रहे हैं। पुलिस मौके पे गई, चारों गाड़ियों को पकड़ा, उनमें से किसी भी गोतस्कर के साथ कोई मारपीट नहीं होने दी गई। उनको थाने पे लाया गया, मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। उसी वक्त एक दूसरी सूचना आई कि लगभग बहरोड नीमराना बॉर्डर के पास 2 गाड़ियां कुछ लोगों ने रोक रखी है, एक भीड़ है वहां पे, वो उनके साथ मारपीट कर रही है। पुलिस तत्काल पुनः उस जगह पे पहुंची, एसएचओ 4-5 लोगों को लेकर पहुंचा और वहां पे एक्चुअल में 5 लोगों के साथ मारपीट हो रखी थी, काफी भीड़ जमा थी। पुलिस ने इमीडिएटली उस भीड़ को वहां से तितर-बितर किया और उन 5 लोगों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट कराया, उनका इलाज शुरू कराया। तो यहाँ पे पुलिस की जो प्रमुख भूमिका थी वो थी उनको भीड़ से बचाना और उनको तुरंत ट्रीटमेंट मुहैया कराना, जो कि पुलिस ने किया। उसके बाद भी सेम डे आप देखें अगर तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा 308 आईपीसी में दर्ज किया, जबकि आमतौर पर मारपीट के मुकदमों में 323 में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 308 में मुकदमा दर्ज किया और जैसे ही पहलू खां की डेथ हुई उसमें 302 को पुलिस ने ऐड कर दिया। ये बात बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है और इस बारे में मामला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि ये गोतस्कर थे या नहीं थे, इससे इन पे मारपीट करने वालों का दोष कम नहीं होता है। पहलू खान को जिस गाड़ी से उतार कर दौड़ाया गया उससे अर्जुन नाम का चालक चला रहा था। कहा जा रहा है कि भीड़ ने उसका नाम पूछा और छोड़ दिया। अब अगर गाय की तस्करी अपराध है तो क्या अर्जुन के लिए नहीं है? क्या अर्जुन को गाय की तस्करी की छूट हो सकती है? कम से कम अर्जुन से भी पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है कि उसे पहलू खान ने किराए पर लिया, लेकिन जयपुर से जब वो छोटा ट्रक लेकर चला तब तो गाय दिखी ही होगी जब उसे चढ़ाया गया होगा। पहलू खान के साथ उसके 2 बेटे इरशाद और आरिफ भी गए थे। टीवी पर कैसे कहा जाए, पर यह बात कहनी पड़ेगी कि गाय मुसलमान भी पालते हैं। पहलू खान गाय पालते थे, गोपालक थे और दूध का बिजनेस करते थे, दूध बेचते थे। मुसलमान भी गाय का दूध बेचकर गुजारा करते हैं। इस तरह से शक के आधार पर किसी को दौड़ाकर मार दिया जाए तो क्या पता किसी दिन आप किसी गाय के बगल में चल रहे हों, कुछ खिला रहे हों और भीड़ आकर मार दे और कुछ भी कह देगी कि गाय को कहीं और ले जा रहे थे या कुछ संदिग्ध चीज खिला रहे थे।
इरशाद की सुनिए कि क्या हुआ। इसने बोले कि तुम चोरी की गाय लाए हो। अब मेरे पास जी पूरा रवन्ना है, जयपुर अठवाड़े से गाय लाया हूँ, हुलिया मेरे पास है, पूरा सबूत है, गाय ताजा भी आई है, सब कुछ मेरे पास पूरा सबूत है जी। उसने हमारे को बेकसूर मारा है। हमारे जी तीनों बाप बेटों के जेब में कम से कम 75-80 हजार रुपया थे, पूरे रुपए निकाल लिए, कपड़े को भी निकाल ले गए। आपने पर्चे दिखाए इन्हें जब ये पर्चे दिखाए थे जी, तो उसने हमारे पर्चे फाड़ के फेंक दिए। फिर हम दोबारा से जाके अब निकलवा के फिर लाए वहाँ से, जयपुर अठवाड़े से, नगर निगम का मेला है। और हम तो जी जिंदगी में पहली बार गए थे, हमें कभी अठवाड़ा भी नहीं देखा, हमें कभी गाय लाए भी नहीं। बस हम तो अपनी जिंदगी में पहली बार, अब भी कुछ पैसा दूधिया से लेकर जब गए थे, कर्ज लेकर गए थे दूधिया से कि तेरे लिए दूध दे देंगे और हमारे लिए भी दूध हो जाएगा, तेरे लिए भी दूध हो जाएगा, ऊपर से रमजान आ रहे हैं तो भाई दोनों को गुजारा हो जाएगा। उसने बेचारे ने हमारे लिए पैसा दे दिया, हम लेने गए तो हमारे गले रास्ते में ये घटना हो गई। 1 अप्रैल की घटना है। पहली बार जयपुर गए थे, जहां हर शनिवार को निगम का मेला लगता है। वहां से लोग पशु लेकर जाते हैं, खरीदते हैं। स्थानीय लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है कि पहलू खान का परिवार दूध बेचता था। हमारे सहयोगी ने जब उनके जहां दूध बेचते थे जाकिर से बात की। जाकिर भी जयपुर गए थे गाय खरीदने और वे भी दूध का कारोबार करते हैं। उन पर भी हमला हो सकता था, मगर वे भीड़ देखकर भाग निकले। जाकिर जी, ये बताइए कि ये आपके पास जो पर्चियां हैं, ये 2015 से 2017 तक की क्या पर्चियां हैं? ये 2015 से 2017 तक की गाय की पर्ची है मेरे पास, और अठवाड़े से माल आया हुआ है। गाय आई हुई घर के लिए, पालने के लिए, दूध के लिए और डेयरी के लिए। तो मेरे पे सारा रिकॉर्ड है। मतलब गाय खड़ी हुई है, देख सकते हो आप। मेरी गाय 15 लीटर से लेकर 22 लीटर तक दूध देती है। सेवा जब ज्यादा करते हैं, जब देती है 25 लीटर, कम करेंगे तो 18-17 लीटर। तो आप 2015 से आप कह रहे हैं गाय ला रहे हैं। हाँ, कभी भी 2 सालों के अंतराल में किसी ने कुछ कहा, कभी रोका, कभी कुछ ऐसी बात हुई जैसे आज हुई है? ऐसी कहानी तो नहीं हुई जिसे हुई, वैसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुई है, पर वैसा ये पहली बार ही हुई है। ये मैटर पहली बार हुआ जो अब हुआ। ये कागज होते हुए हुआ है, वो कागज भी छीन लिया। तो ये कागज जब मिलते हैं तो ये कैसे मिलते हैं? कौन इशू करता है? किसके, मतलब कैसे मिलते हैं? आप वहाँ मंडी जाते हैं? वो जो उधर मंडी लगती है, सरकारी अफसर बैठे हुए थे, कमेटी होती है, अपनी मोहर लगाते हैं। देखो ये किसकी मोहर है, देखो। हाँ, और पैसा भी लेते हैं सरकार की तरफ से। ये लिखे हुए हैं पैसा, ये लिखे हुए पैसा, इस पर इनका परसेंटेज होता है। 700 रुपया लिखा हुआ है परसेंटेज। गवर्नमेंट खाते में जमा होते हैं सारे। हर गाड़ी वगैरह की मोहर लगाई जाती है, वहाँ सरकार द्वारा टोटल होता है। उसमें ये नहीं पहचान होती कि हिंदू ले रहा है, मुस्लिम ले रहा है। ये हिंदू मुस्लिम में नहीं लेने देते तो बढ़ने ही नहीं देते उसमें। ये कोई पहचान, सारी सब आदमी लेता है। 36 बिरादरी देती है, ऐसी कोई बात, सभी आदमी बेचने आता है। तो ये तो नाजायज हो रहा है जो हुआ है। अलवर के एसपी राहुल प्रकाश ने कहा कि निगम की पर्चियों का कोई महत्व नहीं है। राजस्थान के कानून के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिट की जरूरत होती है। यह परमिट जिला कलेक्टर जारी करते हैं। राहुल प्रकाश का पहले पूरा बयान सुनते हैं। अगर हम देखते हैं तो नगर निगम की पर्चियां जो ये लोग दिखा रहे हैं, आरबी एक्ट के अंतर्गत उसका कोई महत्व नहीं है। आरबी एक्ट स्पष्ट तौर पे बोलता है कि ट्रांजिट परमिट का होना बहुत जरूरी है राज्य से बाहर गोवंश को ले जाने के लिए। ट्रांजिट परमिट जो जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है, उसके पहले वेटनरी डॉक्टर के द्वारा उसका मेडिकल होता है और उसके ऊपर चिन्ह अंकित किया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए ये पूरी तरीके से प्रमाणित है कि ये लोग गो तस्कर थे। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और उन मुकदमों में भी अनुसंधान चल रहा है। एक दस्तावेज नहीं है तो गो तस्कर हो गए वो लोग। एक दस्तावेज नहीं है। खैर, जिन पर मारपीट के इल्जाम हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 स्पेशल टीम बनाई। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5-5 हजार का इनाम रखा गया है। वीडियो और तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन एसपी राहुल प्रकाश ने जो बात कही कि राज्य से बाहर ले जाने के लिए कलेक्टर से परमिट लेनी होती है, ये महत्वपूर्ण है और ये कानून में भी है। हो सकता है कि आम लोगों की इसकी जानकारी ना हो। सिर्फ इस परमिट के ना होने से क्या किसी को गौ तस्कर इतनी आसानी से घोषित किया जा सकता है, खासकर जो मार दिया गया हो, जिसके साथ लूटपाट हुई।
जबकि खरीदार नगर निगम के मेले से खरीद रहा है, उसकी पर्ची लेकर आ रहा है। हर्षा कुमारी सिंह ने इसके लिए कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कोई कैमरे पर नहीं आया। वो ये जानना चाहती थी कि उस मेले में कितने लोगों को ट्रांजिट परमिट दिया गया। अभी तक राजस्थान से बाहर ले जाने वालों को इस नए कानून के हिसाब से, जिसका जिक्र एसपी साहब कर रहे थे, कितने लोगों को ट्रांजिट परमिट दिया गया है। उस कानून का जिक्र हम अगले सेगमेंट में बताएंगे, क्योंकि शनिवार को जितने काफी लोग आए होंगे, वहां पर मेला लगता है निगम का हर शनिवार को। अगर ऐसा कानून है तो एसपी साहब जैसा कह रहे हैं तो किसी न किसी की पर्ची कटी होगी। अगर दूसरे राज्य में लेकर गए होंगे तो इसकी क्या व्यवस्था है। तो हर जगह कोई कैमरे पर नहीं आया, ऑफ रिकॉर्ड ही लोग बात करते रहे। लेकिन जयपुर के मेयर अशोक लाहौटी ने कैमरे पर जवाब दिया है, वो आप सुनिए। नगर निगम सालों से वहाँ पर अठवाड़ा चलाता है और नगर निगम के अठवाड़े में जो भी पशु की खरीद फरोख्त होती है उसमें एक सर्टेन एक फीस की रसीद जो है वो नगर निगम काटता है। यहीं तक का नगर निगम का रोल है। आगे वो पशु ले जाकर क्या ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था, क्या कर रहा था, ये एक जांच का विषय हो सकता है कि वो पशु यहाँ से खरीदा या यहाँ के किसी लोगों से मिली भगत करके केवल पर्ची लेकर गया कि क्या करके गया। ये एक अलग जांच का विषय है जो यदि हमारे सामने आया तो हम इसके बारे में जांच करेंगे। खरीदने का मतलब ये भी नहीं है कि भी खरीदने के बाद उसके सारे अधिकार जो है वो सुरक्षित हो गए कि उस पशु के साथ वो कुछ भी करे। खरीदने के बाद भी पशु ले जाने के नियम अलग होते हैं जो अलग बॉडी काउंट करती है। किस तरह से पशु ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, कहाँ पे ले जाएगा, इसके लॉ अलग होते होंगे जो अलग बॉडी काउंट करती है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन नगर निगम की टीम नगर निगम का काम बैठती है टीम, और जो पशु वहाँ खरीद फरोख्त होती है उसे पर्ची देते हैं। अच्छा, क्या कलेक्टर की टीम भी वहाँ बैठती है? इसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि कलेक्टर की टीम बैठती है कि नहीं बैठती है, मैं और पता कर लूंगा। आपने जो विषय बताया इसमें एक बार जांच करवा लूँ। ठीक है। ये वो पशु हटवाड़ा है जहां शनिवार को पहलू खान और उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने यहां से दुधारू गाय खरीदी है। 40 साल से भी ऊपर यहां पर लोग गाय बेचते हैं और हरियाणा से आस पड़ोस के राज्यों से लोग आते हैं और गाय खरीदते हैं। आपका नाम बताइए और कितने साल से आप यहाँ पर धंधा कर रहे हैं? 22 साल से हैं हम लोग। नाम बताइए। मोहम्मद असगर। मोहम्मद जी, ये बताइए, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्ट्री से किसी को बैठना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, अगर बाहर गाय जा रही है तो उसका चालान होना चाहिए, लेकिन आपने कुछ देखा है यहाँ पे? तो निगम वाले बैठते हैं साहब, निगम वाले पर्ची काट के देते हैं जो खरीदार आते हैं, बस निगम वाले उनको पर्ची दे देते हैं। हमें दाखिल होने की पर्ची मिलती है, उन्हें खरीदने की मिलती है। अच्छा, और कोई एसडीएम कार्यालय से, कलेक्टर कार्यालय से? ऐसा कुछ नहीं जी, यहाँ पर पुलिस वाले बैठते हैं, आके वो चेक करते हैं कि बाहर माल जा रहा है, बस कितने नग खरीदे वो पर्ची चेक कर लेते हैं, आपने कितने खरीदे, कितनी वसूल दी, बस यही है। जब आप गाड़ी में कोई गाय को लेके जाते हैं तो आप क्या मांगते हैं? जो आदमी गाड़ी हायर कर रहा है उसमें क्या कागज मांगते हो? खरीदने वाले से रवन्ना मांगते हैं। रवन्ना बनाया कि नहीं बनाया? रवन्ना कौन बनाता है? निगम के आदमी बैठते हैं जो बनाते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कोई कागज मांगते हो आप? नहीं, बनता है कोई कागज? नहीं, कोई नहीं बनता यहाँ पे, खाली रवन्ना बनता है, रवन्ने से निकलते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से अब हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैंने दिन में जिला प्रशासन से भी बात की, यहाँ के जो एसडीओ है उनसे भी बात की, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और यहाँ पशु हटवाड़े पे पहुंच के हमें साफ समझ आ गया कि ये जो पशु हटवाड़ा चलता है ये नगर निगम, जयपुर नगर निगम की देखरेख में चलता है। और यहाँ पे सिर्फ नगर निगम जो रवन्ना, जो चालान काट के देता है, उसके तहत जो लोग आते हैं, चाहे हरियाणा से हो या बाहर से हो, वो यहाँ पर आते हैं, गाय खरीदते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि जब शनिवार की घटना हुई थी तो वो गाड़ी लेके ही गए थे, जबकि बहरोड में उनके साथ मारपीट शुरू हो गई थी। तो ये है हकीकत यहाँ पर पशु हटवाड़े की, और यहाँ पर सिर्फ नगर निगम के देखरेख में ही गायों की खरीद फरोख्त होती है। यह सब जांच का विषय है। एसपी ने कहा कि इससे किसी का अपराध कम नहीं हो जाता कि कोई गौ तस्कर था या नहीं। वैसे भी पहलू खान के मारे जाने से पहले 11 लोगों को तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। पहलू खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 3 डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भीड़ मारने की वजह से और चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। पीएमआर रिपोर्ट में अभी तक डॉक्टर्स ने जो राय दिया है प्राइमा फेसी, वो यही दिया है कि जो चोटें लगी हैं चेस्ट में और पेट में, उनके कारण से उसकी डेथ हुई है। उसके साथ ही उन लोगों ने विसरा भी प्रिजर्व किया है और फाइनल ओपिनियन उसके बाद देंगे। हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास ने पहलू खान की हत्या के आरोपी के वकील से भी बात की, उनका भी पक्ष लेने का प्रयास किया। जितेंद्र जी, आज बताइए कि आप किन किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विपिन यादव और रविंद्र यादव। अच्छा, इन दोनों को मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया है? जी। अभी केस की सुनवाई हुई है थोड़ी देर पहले। अभी आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, आईओ ने 2 दिन के पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। तो हमने अपोज किया इसका, पुलिस कस्टडी का। तो कोर्ट ने कल तक का 1 दिन का पीछे रिमांड दिया है तीनों को।
ओके, एक बात बताइए जितेंद्र जी कि ये बोला जा रहा है कि इन लोगों की तो पूरी तस्वीर आ गई है, वीडियो हो गया, वायरल हो गया है, तो आप लोगों का मेन मतलब आप लोगों का मेन डिफेंस क्या है? नहीं, अभी तो क्या है कि अभी तो एविडेंस हमने देखी नहीं है, खाली FIR है हमारे सामने। अभी तो एविडेंस क्या कलेक्ट होती है, कैसी एविडेंस आती है, चार्जशीट आएगी, उसके बाद ही अल्टीमेटली कुछ बता पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने टाइम पे अरेस्ट नहीं किया। ये वीडियो बहुत दिनों से पता था, 1 तारीख से लोगों को पता था, बट अरेस्ट हुआ तभी आदमी मारा गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो डिलेड FIR भी तो बाद में लॉन्च हुई है। उनके परिवार वाले कुछ कह रहे हैं या कोई? वो तो कह रहे हैं कि फाल्सली इम्प्लीकेट किया है पुलिस ने। ओके, पर अभी 1 दिन का पुलिस कस्टडी हुआ है, तो आप लोग कल भी आएंगे वापस? हाँ, कल देखते हैं जुडिशियल कस्टडी मांगती है पुलिस या दोबारा से तीसरी रिमांड मांगती है। मामला संसद पहुंच गया। वहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन में कहा कि जिस खास राज्य के बारे में जो बात कह रहे हैं उस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है जिस तरह की घटना पेश की जा रही है। ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई, इनके ही अल्फाज हैं। राज्यसभा में नकवी साहब को सुनने के बाद लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सुनिए। वो बता रहे हैं कि घटना हुई है, सरकार ने संज्ञान लिया है, FIR हुई है और सबके साथ न्याय होगा। दिस इशू इज अ वेरी सेंसिटिव इशू और ये मैसेज देश में नहीं जाना चाहिए कि हमारे इस सदन से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम गो हत्या को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इट्स वेरी सेंसिटिव इशू, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारा ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम गो हत्या के समर्थन में खड़े हुए हैं। इसलिए जो पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। एक चीज, दूसरी चीज जिस मीडिया रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसका प्रदेश सरकार ने पहले ही खंडन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो भी घटना घटित हुई है उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केंद्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्याय संगत ही कार्रवाई होनी चाहिए। संयम स्वर में राजनाथ सिंह, लेकिन उत्तेजित मुद्रा में नकवी साहब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और लगता है उन्हें जानकारी नहीं थी। वो कह रहे थे गौ हत्या का समर्थन, गाय की हत्या नहीं हुई थी, गाय ले जा रही थी, वो भी हरियाणा राजस्थान की सीमा अलवर शहर में उसे लोगों को घेर कर उसको पकड़ा। 2 राज्यों की सीमा को क्रॉस करते हुए भी नहीं, अलवर में ही वो गाय चल रही थी। खैर, बाद में नकवी साहब को लगा होगा तो उन्होंने सफाई दी कि मेरा बयान अलवर के संदर्भ में नहीं था, कानून अपने हाथ में लेना गलत है। लोग राजस्थान की घटना को दूसरे राज्यों के मामले से लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, ये सफाई दी उन्होंने। जांच हो रही है, गिरफ्तारी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने तो बराबर का इंसाफ भी कर दिया। क्या है कि दोनों तरफ से है। जब उनको मालूम है कि राजस्थान से गो तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है और 50 बार इसकी रोज आपके द्वारा और बाकी माध्यम से सबको पता है कि राजस्थान से गो तस्करी बाहर नहीं हो सकती। तो कुछ गौ भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना ये अपराध है। गृह मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है वो भी संतुलित नहीं है, क्योंकि जांच से पहले ही आपने कहा है कि सब पक्षों की गलती थी और उसको मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। गौ हत्या के खिलाफ सब है, अगर कानून है गौ हत्या के खिलाफ तो उस कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन शक के आधार पर, अफवाह के आधार पर अगर लोगों को टारगेट किया जाए, लोगों को मारा पीटा जाए, उनकी जान ले ली जाए तो अराजकता फैल सकती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। कानून का उल्लंघन हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका का है। गुंडागर्दी करके लोगों को डराया धमकाया जाए, इस मुद्दे को लेकर मैं समझता हूँ अनुचित है। पहलू खान कौन थे? हरियाणा के नूह के रहने वाले जो मेवात इलाके में आता है। क्या आपने हरियाणा के किसी नेता का बयान सुना? क्या उनकी नागरिकता भी चली गई है इस घटना के बाद जिंदगी के साथ साथ? तो एक ब्रेक लेते हैं।
अब इसी आपाधापी में राजस्थान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर किराए का एग्रीमेंट अगर आप बनवाएंगे, लीज पेपर बनवाएंगे या गिरवी के कागजात तैयार करेंगे तो स्टैंप ड्यूटी पर 10% का सरचार्ज देना होगा। ये 10% का सरचार्ज देकर आप गाय की रक्षा के में योगदान देंगे। 31 मार्च को ही वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया था कि सभी गैर न्यायिक कागजात पर गौ रक्षा के सरचार्ज देने होंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि इस सरचार्ज का इस्तेमाल गायों की रक्षा में होगा और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा खर्च करने में। राजस्थान में गौ हत्या रोकने के कानून हैं, जैसे कि कई राज्यों में हैं। इस कानून को द राजस्थान बोवाइन एनिमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशंस ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट कहते हैं। 1995 का कानून है। इसके अनुसार इस कानून का सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी गोवंश के पशु को काटना, कटवाना या काटने का ऑफर देना प्रतिबंधित है। सेक्शन 4, कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बीफ को रख नहीं सकता, बेच नहीं सकता, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सेक्शन 5(1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी गौवंश के पशु को राज्य में एक जगह से दूसरी जगह या राज्य के बाहर निर्यात नहीं करेगा। खुद या किसी एजेंट के द्वारा उसे काटने के उद्देश्य से या इस जानकारी से कि उसे काटा जा सकता है। अकाल की स्थिति में पशु का पलायन किया जा सकता है, लेकिन पहले अथॉरिटी से इसकी इजाजत लेनी होगी, वैलिड परमिट लेना होगा। परमिट में दिए गए वक्त के बाद अगर पशु को वापस राज्य में लौटाया नहीं जाता है तो यह सब सेक्शन 1 का उल्लंघन होगा। अथॉरिटी एक स्पेशल परमिट दे सकती है एक्सपोर्ट के लिए, कृषि, डेयरी के लिए, पशु मेले में भाग लेने के लिए। परमिट देने से पहले अथॉरिटी यह भी सुनिश्चित कर ले कि एक्सपोर्ट से कहीं क्षेत्र में गोवंश के पशुओं की संख्या जरूरत से कम ना हो जाए। कई बार ऐसे कानूनों का प्रचार नहीं होता, इन बारीकियों का नहीं होता, खासकर आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती। प्रशासन में ही बहुतों को नहीं पता था कि ऐसा कोई कानून है। जब हर्षा ने लोगों से बात करने की कोशिश की कि कितने जिलाधिकारियों ने कितने ऐसे परमिट जारी किए हैं, जरा उसका रिकॉर्ड दिखाइए कि कहां है, जानवरों को दिया गया है, मवेशियों को बाहर ले जाने के लिए, निर्यात के लिए या बेचने के लिए। तो गौ रक्षा की आड़ में मारपीट करने वालों का ज्यादा एक तरह से चल निकला है। राज्य सरकार को उन तमाम पशु मेलों में इस कानून का प्रचार करना चाहिए जहां साधारण लोग, किसान खरीदने आते हैं, बल्कि पशुपालकों को कानून की पुस्तिका बंटवाने का आइडिया बुरा नहीं। राजस्थान के कानून में कहीं भी हिंदू चौकी या गौ रक्षा चौक बनाने की बात नहीं मिली। जिस कानून को मैंने पढ़ा, जिसका जिक्र बीजेपी के विधायक ज्ञानदेव आहूजा कर रहे थे, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव और अन्य ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखा है कि घटना के 4 दिन तक स्थानीय पुलिस ने पहलू खान की सूद नहीं ली, प्रशासन ने भी नहीं ली, ना ही उसे जयपुर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल या गुड़गांव के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया, ना ही हत्यारों को पकड़ने का प्रयास हुआ। पहलू खान की तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई उसमें गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद केवल धारा 323, 143, 341, 147, 379 मारपीट, चोरी व धरपकड़ करना आदि लगाई गई। ये सभी जमानती धाराएं हैं। पहलू खान और उनके बेटे से 1 लाख तक की राशि, उनके साथी जो थे, राशि लूट ली गई। 4 अप्रैल को पहलू खान की मौत के बाद पुलिस ने 302 की धारा लगाई। 5 अप्रैल को 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कविता श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि अगर पहलू खान दोषी हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन यह हक गौ रक्षकों के नाम पर गुंडों के हवाले क्यों कर दिया गया। PUCL ने राजस्थान के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। पहलू खान के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। घायलों के लिए 10-10 लाख की मांग की है। राजस्थान में गौ रक्षा के नाम पर यह दूसरी हत्या है। उस पत्र में लिखा है 19 मार्च को जयपुर में रब्बानी रेस्तरां को भी बंद कराने का प्रयास किया गया था बीफ मिलने के शक में। पिछले साल जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70-80% गौ सेवक फर्जी हैं और इनकी फाइल तैयार होनी चाहिए, तब उसके कुछ दिन बाद दशहरे के मौके पर RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ बात कही थी जो प्रधानमंत्री से बहुत खंडन तो नहीं था, लेकिन अलग लाइन पर थी, मगर नियत एक ही थी दोनों बातों की। परंपरा के अनुसार गौ माता है और इसका काम करने वाले सारे गौरक्षक भले लोग हैं, इसलिए कानून मर्यादा, संविधान मर्यादा के अंदर रहकर ही अपना काम करते हैं। उन कानून संविधान का अमल हो, इसलिए कभी कभी इन गौरक्षकों को कहीं कहीं आंदोलन अभियान भी करना पड़ता है। प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए अथवा स्वयं कानून व्यवस्था को न मानने वाला स्वभाव होने के नाते जो लोग कुछ उपद्रव करते हैं ऐसे विषयों को लेकर,
उनके साथ गौरक्षा करने वालों की तुलना हो नहीं सकती। अब आपको देखना है कि राजस्थान के गृह मंत्री और अलवर के विधायक ज्ञानदेव आहूजा मोहन भागवत जी की बात पर चलते हुए कार्रवाई कर रहे हैं या हिंसा में शामिल लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। आहूजा जी ने हिंदू चौकी की स्थापना मोहन भागवत की गौरक्षा या प्रधानमंत्री मोदी की गौरक्षा की धारणा के अनुकूल है या नहीं। पहलू खान की मौत पर आपको शर्मिंदा होने में शर्मिंदगी होती है तो कोई बात नहीं। गौरक्षा के नाम पर जो आपके घरों के नौजवान हत्या तक पर उतारू होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, उन्हें इस भीड़ में जाने से रोकिए। यह भी एक पुण्य का काम है, एक तरह से मानव रक्षा है कि वो हत्यारे ना बने। ये भी एक तरह की गौ रक्षा है। किसी को हत्यारा बनने से रोकने से आपको पुण्य मिलेगा, वरना इन नौजवानों को राजनीति इस्तेमाल करके एक दिन चौराहे पे छोड़ देगी। अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। रही बात गायों के प्लास्टिक खाकर मरने की, हरी घास की कमी की, इस पर बहुत से लोग इसी समाज में रोज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो किसी को बताने नहीं जाते, किसी को मारने नहीं जाते। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आज ही हमारे सहयोगी मुदित ने भेजी है। ये अलवर की तस्वीर है जहां पर हिंदू चौकियां स्थापित है। आप देख सकते हैं अभी व्हाट्सएप पे ही अलवर से एक नागरिक लिख रहे हैं कि दुकानों पर यहां पर खूब सारे गौ रक्षा के नाम पर बक्से रखे रहते हैं, दान पेटियां, उसमें लोग दान देते हैं। मैं भी दान देता हूं। कभी यह सोचने की चिंता भी नहीं करता कि दान देने के बाद वो पैसा सही जगह पर गया या नहीं गया। लेकिन अगर हिंदू चौकियां हैं वगैरह वगैरह हैं तो गाय प्लास्टिक क्यों खा रही हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो इतनी ही इन प्लास्टिक से जो गौ हत्या हो रही है इसमें अगर ये लोग काम करते तो शायद प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना पड़ता, उनकी चुप्पी के अलग अलग मतलब नहीं निकाले जाते। और इससे भी ज्यादा जो रक्षा के नाम पर आपके जो नौजवान जा रहे हैं घरों से, जो एक तरह से बावले हो चुके हैं सत्ता की नशा में, उनको समझाइए ये वाला काम करो, कम से कम प्लास्टिक खाने से बचाओ गायों को। तो गायों को एक तरह से लाभ भी होगा। जैसे हम लोग बचपन में पहली रोटी गाय को देते थे फिर खाना खाते थे, तो लगता है कि वो परंपरा भी बंद हो गई है। परंपरा के नाम पर लोगों को मारने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। तो ये एक तस्वीर आप अलवर की देखिए, सोचिए। अगर आप सोच सकते हैं अपने घर के नौजवानों को भीड़ में जाकर हत्यारा अपराधी बनने से बचा लीजिए। लेंगे एक ब्रेक। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को लेकर एयरलाइन कंपनियों के रुख में कोई नरमी नहीं आई है। कैमरे के सामने चप्पल मारने की बात कहने वाले गायकवाड़ ने संसद में ये तो नहीं कहा, लेकिन खुद को बेकसूर बताते रहे। उन्होंने एयर इंडिया की घटना पर चिट्ठी लिखकर खेद भी जताया, लेकिन एयर इंडिया के कर्मचारी और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अब उन पर लगे बैन को हटाने के लिए वो तैयार नहीं है। कि महोदय मुझ पर आईपीसी 308 कलम से लगाया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या हथियार थे मेरे पास? क्या मारा है मैंने उस अफसर को? क्या मेडिकल में हुआ है? हथियार तो था, हमें ले जाने दे गया। अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया कैसा दिल्ली पुलिस ने? ये हमारा खरा सवाल है। वो भी एमपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर। रविंद्र गायकवाड़ के बयान ने जता दिया कि शिवसेना इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। कलम हटाने की आवश्यकता है। शिवसेना के सांसद गायकवाड़ के बयान के बाद लोकसभा में जो कुछ हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस पूरे मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रुख से नाराज शिवसेना के केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू पर लपके, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ दो और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और स्मृति ईरानी को बीच बचाव करने के लिए सामने आना पड़ा। जो भी घटना वहाँ घटित हो गई थी वो विवाद सुलझाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को दखल देना पड़ा। इस संबंध में हमारी बातचीत सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ भी हुई है। मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, बातचीत हुई है, दोनों मिनिस्टर्स की आपस में बातचीत हुई है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हम एमिकेबल सोल्यूशन निकालेंगे। क्या है एयर इंडिया? कौन है सीएमडी? क्या उनकी औकात है? मैं पूछता हूं।
10 तारीख तक ये मामला नहीं सुलझा तो हम एनडीए के मीटिंग में नहीं जाएंगे। और ये मैं उद्धव जी से बात करने के बाद आपसे बयान, आपका भाई मेरा बयान नहीं, पार्टी चीफ का बयान है, समझ लीजिए, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं कि नहीं होगा। इस बीच एयर इंडिया के अफसरों को अब अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। इस मामले में शिवसेना का रुख देखते हुए एयर इंडिया ने केंद्र सरकार को विनती की है कि वो मुंबई और पुणे के हवाई अड्डों पर सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराए। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ मुंबई में मैं प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया।